स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कि परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी किसने दी? तो जो परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले सन 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, परंतु बाद में आधुनिक अनुसंधानों से प्रमाणित हुआ कि जो परमाणु है वो विभाज्य होता है। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, और उन्होंने यह भी बताया कि जो परमाणु है बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। लेकिन उनकी ये बात गलत प्रमाणित हुई कि परमाणु अविभाज्य होता है, क्योंकि परमाणु विभिन्न अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जिन अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है उन्हें हम मौलिक कण कहते हैं। तो परमाणु आपका विभिन्न प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, यानी इनका आकार एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। और जो मौलिक कण हैं उनमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अतिरिक्त आप पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि भी जानते होंगे। तो मेन इसके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है। अब बात करते हैं परमाणु, एटम और अणु, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो आपका परमाणु होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। What it means कि atom is the smallest particle which participate in chemical reaction but not available in three स्टेट। तो आपका परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले रहा है लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ये थी बात परमाणु की, एटम। अब बात करते हैं अणु, मॉलिक्यूल की। जो कि मॉलिक्यूल है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक।
तत्व और यौगिक जैसा हम जानते हैं, ये दोनों ही अणु हैं। तो जो आपके अणु, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। परमाणु और अणु, मॉलिक्यूल, ये दोनों की बात हो गई, एटम एंड मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं। तो इनमें अभी हमने पीछे देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन, जिस पे ऋणात्मक आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और जो न्यूट्रॉन, जिस पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये तीनों कणों की खोज किन किन ने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को आप थाम नहीं सकते, इसलिए उसका जे थॉमसन। प्रोटॉन, जो कि गोल्ड पे रदरफोर्ड ने अल्फा रेस गिराई थी और ज्ञात किया था, तो गोल्डस्टीन। इस तरह से आप प्रोटॉन को याद रख सकते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए आपका चैडविक। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल, तो मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो पहला रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, जो रदरफोर्ड के मॉडल पर आधारित है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। अब बात करते हैं कि 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया था। इसके लिए उन्होंने एक स्वर्ण पात्र लिया था, जिस पर उन्होंने अल्फा किरणों की बौछार की थी। तो अल्फा किरणें पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो जो मध्य की अल्फा किरणें हैं वो वापस लौट गई थी, और जो किनारे की ओर की किरणें थी वो कुछ आकर्षित होकर डिफ्लेक्ट हो गई थी या मुड़ गई थी। तो इस प्रकार उन्होंने पाया कि नाभिक परमाणु के मध्य में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी ओर होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी ओर होते हैं। तो रदरफोर्ड के जो प्रयोग से ये दो मुख्य तथ्य निकले। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये रहा।
अब बात करते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लैंक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला कि जो आपका कोई भी एनर्जी, अगर वो चाहे वो ऊष्मा ऊर्जा है, चाहे वो प्रकाश की ऊर्जा है, यानी किसी भी प्रकार का उत्सर्जन, उससे रिलेटेड उन्होंने एक सिद्धांत दिया। तो इसके अनुसार किसी वस्तु से इसके अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा या उत्सर्जन या अवशोषण, यानी सभी प्रकार का ऊर्जा से रिलेटेड उत्सर्जन हो चाहे वह अवशोषण हो, वह सतत नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखा है समवेस्ट, हम इसको पैकेट्स ही बोलेंगे। आजकल पैकेट्स ही यूज होता है ज़्यादातर। तो जो भी ऊर्जा या उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यही है कि जो ये पैकेट्स होते हैं उन्हीं को उन्होंने क्वांटम कहा। ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो इनको उन्होंने क्वांटम कहा। अब क्वांटम एक ऊर्जा के साथ होते हैं, तो क्वांटम की एक ऊर्जा होती है जिसे प्लैंक ने बताया एक समीकरण के साथ। तो वह समीकरण है क्वांटम की ऊर्जा का समीकरण। अब हम देखते हैं ये क्या है। इक्वल H इंटू म्यू। तो यहां पर ये क्वांटम की ऊर्जा का समीकरण है, जहां पर H आपका प्लैंक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू निश्चित रहेगी आपकी, ये चेंज नहीं होती। तो प्लैंक कांस्टेंट है H। और यहाँ पर म्यू है आपका फ्रीक्वेंसी, जो भी विकिरण है उसके कंपन की आवृत्ति, यानी उसका वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपका रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। और जो ई है वो क्वांटम की ऊर्जा। तो हमने देखा कि प्लैंक ने एनर्जी का जो रेडिएशन या उत्सर्जन या अवशोषण बताया वो एक पैकेट्स के फॉर्म में होता है। अब बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं हम। तो बोर का एक परमाणु सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। अब हम देखते हैं बोर का परमाणु सिद्धांत। अब
बोर एटॉमिक थ्योरी। तो बोर एटॉमिक मॉडल दिया इन्होंने। अब बोर ने क्या बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। एक ये पॉइंट रहा उसका, और दूसरा पॉइंट रहा कि जो इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि नहीं होती, यानी कि वो अगर E1 कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये बोर का सेकंड पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, अर्थात एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर जाता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वह निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा वाली ऊर्जा स्तर पर जा रहा है, यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा पे, जिसके कारण उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फोर्थ पॉइंट इनका परमिसिबल ऑर्बिट्स अर्थात अनुमेय कक्षाओं से रिलेटेड है कि कौन कौन सी जो कक्षाएं हैं वो परमिसिबल है अर्थात अनुमेय है। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोमेंटम है MVR वो इक्वल होता है NH/2π के। तो ये एक फार्मूला दिया उन्होंने, कोई भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इस नियम को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर m आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n सेलों की संख्या, और जो r है और जो v है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, और जो r है वह कक्षा की त्रिज्या। तो अगर आपको ये फार्मूला दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये बोर का परमाणु सिद्धांत से लिया गया है, कांस्टेंट है। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। अब बात करते हैं परमाणु संख्या। जो एटॉमिक नंबर आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के लिए एटॉमिक नंबर जरूरी है।
उसी के आधार पर आपकी पीरियोडिक टेबल पे तत्वों को जमाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो कब परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक न्यूक्लियाई में स्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपका जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। अब जो आपका परमाणु संख्या है उसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, जैसे कि हमने बताया दोनों एक ही है। इसको हम Z से सूचित करते हैं, यानी कि इसका सिंबल जो है वो Z है। So it is denoted by Z. It is denoted with Z. अब हम देखते हैं परमाणु के जो एक और है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या जो है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। जो मास नंबर होता है वह परमाणु क्रमांक से बराबर या उससे अधिक ही होता है। तो आपका जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग के बराबर आपका होता है परमाणु द्रव्यमान, मास नंबर। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहते हैं या कहा जाता है। अब जो मास नंबर है उसको A से डिनोट करते हैं और ये Z प्लस N या P प्लस N, P और Z एक ही है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर हम इसको P से डिनोट कर रहे हैं, N फॉर न्यूट्रॉन। यहाँ पर P प्रोटॉन लिया गया है, N न्यूट्रॉन लिया गया, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई P और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई N। तो आपका एटॉमिक मास नंबर, जो आपका मास नंबर वो हो गया A इक्वल P प्लस N, द्रव्यमान संख्या। अब बात करते हैं बोर-ब्यूरी योजना। जो बोर साइंटिस्ट थे
और ब्यूरी साइंटिस्ट दोनों ने अलग अलग परमाणु से रिलेटेड एक स्कीम प्रस्तावित की, लेकिन बोर-ब्यूरी की योजनाओं में काफी समानता थी, जिसके कारण जो ये सिद्धांत है वो बोर-ब्यूरी स्कीम कहा गया। तो बोर-ब्यूरी ने 1921 में अलग अलग अपनी योजनाएं प्रस्तावित की थी। इनमें समानता होने के कारण इसे बोर-ब्यूरी योजना कहा गया। अब इसके अनुसार 2-3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि किसी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या टू इंटू एन स्क्वायर होती है। अब जहां n आपकी हो गई कक्षा संख्या, अगर वह कक्षा 1 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर। अब दूसरा पॉइंट है कि किसी परमाणु में परमाणु के सबसे बाहरी आउटर मोस्ट सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट अर्थात बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो किसी भी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ये था सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है कि किसी भी कक्षा में जो आपका परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा के पहली वाली कक्षा, अर्थात जैसे जो आपकी बाहरी कक्षा है उसके पहले जो कक्षा है, जैसे n है तो n-1, तो पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये तीसरा नियम, तीसरा बिंदु है कि जो आपका परमाणु है उसमें बाहरी कक्षा के पहले वाली कक्षा में
18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे वह कोई सी भी कक्षा ले लीजिए। जैसे बाहरी कक्षा के अगर हम बाहरी कक्षा के पहले की कक्षा की बात करेंगे तो उसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। अर्थात 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आप किसी भी कक्षा की बात करें तो ये जो बोर ब्यूरी योजना, तो ये 3 पॉइंट हैं बोर ब्यूरी योजना के। तो इसमें से पहला पॉइंट जो है, जो नॉर्मली पूछा जाता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2n²। और जो दूसरा पॉइंट है कि बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं परमाणुविक प्रतीक का निरूपण। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक सिंबल, जो आपका किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखें या फिर परमाणु का रिप्रेजेंटेशन देखें, कोई भी तत्व, तो उसमें Z और बाद में X यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और A। तो यहाँ पर जो X है वह लैटिन भाषा में जो इनिशियल वर्ड होते हैं किसी भी तत्व के, वह लिया जाता है। और यहाँ A जो है वो द्रव्यमान संख्या होती है, जो हमने अभी देखा। तो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और यहाँ पर Z है, वो है आपके प्रोटॉनों की संख्या, जिसे हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपके परमाणु का। एक सिंबल है ZXA। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसा कि हीलियम में आप रिप्रेजेंटेशन देखा होगा 2He4। तो यहाँ पे 2 है आपका प्रोटॉन Z और 4 है आपका एटॉमिक मास नंबर, तो 4। तो यहाँ पे Z आपका हो गया यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, और N हो गया आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका एटॉमिक मास, जो आपका मास नंबर A है, वो हीलियम के लिए हो गया आपका 4। अब यहाँ पे हीलियम में प्रोटॉन आपके 2 होते हैं, तो यह है आपका एटॉमिक नंबर Z=2। अब बात करते हैं मास नंबर। इस एग्जांपल में हीलियम का मास नंबर आपका क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे 2 + 2। तो यहाँ पे Z + N, तो यहाँ पे 2 + 2 4। तो एटॉमिक मास नंबर हीलियम का हो गया आपका 4।
हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इलेक्ट्रॉनों के वितरण को बताता है। जो आपका परमाणु है उसमें कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे आप बात करें किसी क्लासरूम में, तो क्लासरूम में पहली रो में कितने बच्चे बैठे हैं, सेकेंड रो में कितने बच्चे बैठे हैं, थर्ड रो में कितने बच्चे बैठे हैं। इसी तरह आपके परमाणु के विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें परमाणु किस प्रकार जमे हुए हैं वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है। तो इसमें डेफिनेशन के हिसाब से कक्षाओं, सेलों व उपकक्षाओं, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। जो आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Na1111 इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 2 8 1। तो इसका परमाणु विन्यास हो गया 2 8 1। और इसके सब सेल होंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको हम इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे आउटर मोस्ट कक्षा में होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, सबसे बाहर, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अब देखते हैं इसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं आपके कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सोडियम Na11 इसके इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 2 8। और जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नीशियम Mg12 इसके इलेक्ट्रॉन है। अब इसका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन 2O and 8, यानी इसका संयोजी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम कैल्शियम का
परमाणु क्रमांक 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हो जाएगा 288 कोर इलेक्ट्रॉन, और जो आपके 2 हो जाएंगे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार परमाणु विन्यास होता है। तो तत्वों में जो रासायनिक गुण हैं वह आपके निर्भर करते हैं आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन में। नाम से ही क्लियर, जैसे संयोजी, तो संयोजी से क्या होता है कि ये बॉन्ड बनाने में भूमिका